हेलो एवरीवन, दिस इज यादव एमएलटी। माय नेम इज वाली यादव। आज मैं आप लोगों को ब्लड बैंक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है कूम्स टेस्ट, और जिसे हम अनादर नाम से भी जानते हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आप लोगों को एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट की डिस्कवरी किसकी साइंटिस्ट ने की थी इसके बारे में बताऊंगा। देन आप लोगों को नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कूम्स टेस्ट, देन टाइप्स ऑफ कूम्स टेस्ट एंड डायरेक्ट कूम्स टेस्ट का प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन, एंड इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट का प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि कूम्स टेस्ट किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। कूम्स टेस्ट इज डिस्कवर्ड बाय मॉरेंट्स, कूम्स एंड रेस इन 1945। सन 1945 में तीन साइंटिस्ट मॉरेंट्स, कूम्स एंड रेस, इन्होंने क्या किया था, कूम्स टेस्ट को डिस्कवर्ड किया था। डिस्कवरी किसके साइंटिस्ट ने की थी? मॉरेंट्स, कूम्स एंड रेस। इन तीनों साइंटिस्ट के नाम याद रखने के लिए आप एक निमोनिक यूज कर सकते हो, MCR। एम से मॉरेंट, सी से कूम्स और आर से रेस। कितने सन में किया था? सन 1945 में। ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन। कूम्स टेस्ट is a antigen antibody reaction test. Coombs test is used to detect the presence of anti-RBC antibodies by using Coombs reagent. Coombs test is a antigen antibody reaction test which use to detect the presence of anti-RBC antibodies by using Coombs reagent. Coombs टेस्ट क्या है? एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है। जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कूम्स टेस्ट क्या है? कूम्स टेस्ट में एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होगी। कूम्स टेस्ट की हेल्प से हम का पर्पस क्या है, किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं कूम्स टेस्ट को? कूम्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ anti-RBC एंटीबॉडीज बाय यूजिंग स्पेशल रिएजेंट, दैट इज कूम्स रिएजेंट। पेशेंट की बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं, जिसका नाम है कूम्स रिएजेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि anti-RBC एंटीबॉडीज क्या है। रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित एंटीजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम कहते हैं anti-RBC एंटीबॉडीज। anti-RBC एंटीबॉडी को शॉर्ट में AB से नोट कर रहा हूं मैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स के एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो हम उन एंटीबॉडीज को कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के पर्पज से दो टाइप से एंटीबॉडीज को डिवाइड करूंगा। एक तो कंप्लीट एंटीबॉडी,
एंड सेकंड इनकम्प्लीट एंटीबॉडी। तो कंप्लीट एंटीबॉडी क्या है? मोस्ट ऑफ द एंटी आरबीसी एंटीबॉडी which are directed against the red blood cells antigen, if they are belong to IgM class they are called complete antibody। यदि जो रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, यदि वो IgM क्लास की एंटीबॉडी है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंटीबॉडी। कौन सी क्लास की एंटीबॉडी? IgM क्लास एंटीबॉडी। IgM क्या है? कोल्ड एंटीबॉडी है, जिसकी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही IgM एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। एंड जो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी क्या है? मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज विच आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द रेड ब्लड सेल्स एंटीजन, इफ दे आर बिलोंग टू IgG क्लास दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट एंटीबॉडी। यदि रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, यदि वो IgG क्लास की एंटीबॉडी है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट एंटीबॉडी। कौन सी क्लास की एंटीबॉडी? IgG क्लास एंटीबॉडी। IgG क्लास एंटीबॉडी क्या है? IgG एंटीबॉडी क्या है? एक वार्म एंटीबॉडी है, जिसकी रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होती है? IgG एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो क्यों कंप्लीट एंटीबॉडी, क्यों IgM क्लास की एंटीबॉडी को हम कंप्लीट एंटीबॉडी कह रहे हैं और क्यों IgG क्लास की एंटीबॉडी को ही हम इनकम्प्लीट एंटीबॉडी कह रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजन है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप है, तो उसकी रेड ब्लड सेल की सरफेस पर A एंटीजन उपस्थित होगा। और ये नेक्स्ट पर्सन है जिसकी रेड ब्लड सेल्स, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? B ब्लड ग्रुप है, तो इसकी रेड ब्लड सेल्स पर B एंटीजन उपस्थित होगा। और एक पर्सन है जिसका AB ब्लड ग्रुप है, तो उसकी रेड ब्लड सेल्स पर क्या होगा? A और B दोनों एंटीजन उपस्थित होंगे। और एक पर्सन है जिसकी रेड ब्लड सेल्स पर ना तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है, O ब्लड ग्रुप वाला, ओनली H एंटीजन है और H सब्सटेंस। ठीक है, तो जो A और B एंटीजन है, ये इनका नेचर क्या है? ये क्या होते हैं? बेसिकली ऑलिगोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स की जो सरफेस है, इस पर क्या होते हैं? ऑलिगोसैकेराइड के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो जो A और B एंटीजन है, इनका नेचर क्या है? कार्बोहाइड्रेट नेचर का है। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो एंटीजन कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं, उन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है? IgM क्लास की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जो A और B क्या है? कार्बोहाइड्रेट नेचर के हैं, तो इनके अगेंस्ट किस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है? IgM क्लास की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नेचर वाले एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम IgM क्लास की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आएगा होगा कि क्यों कंप्लीट एंटीबॉडी, क्यों IgM क्लास की एंटीबॉडी क्या कंप्लीट एंटीबॉडी है। ठीक है, और इनकम्प्लीट एंटीबॉडी क्यों IgG क्लास की है? जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजन है, जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन की रेड ब्लड सेल्स है जिसमें RH एंटीजन उपस्थित है। RH में मान लीजिए स्पेशली D एंटीजन उपस्थित है। तो जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजन हैं, इनका नेचर क्या है? ये बेसिकली प्रोटीन नेचर के हैं। तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है? जो एंटीजन प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो उन एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी क्लास की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है? IgG क्लास की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए IgG क्लास की एंटीबॉडी को हम इनकम्प्लीट एंटीबॉडी कह रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि क्यों सम एंटीबॉडीज को हम कंप्लीट एंटीबॉडी कह रहे हैं और क्यों कुछ अदर एंटीबॉडी को हम इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए IgM क्लास की एंटीबॉडी का एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये मैंने सम रेड ब्लड सेल्स लिया, ठीक है, और इसमें IgM क्लास की एंटीबॉडी ऐड कर दिया, IgM क्लास एंटीबॉडी ऐड कर दिया। तो रेड ब्लड सेल्स एंड IgM क्लास की एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके
क्या करेंगी, ये एग्लूटिनेशन का वो सॉरी क्लम्प का फॉर्मेशन कर देंगी, रेड ब्लड सेल्स को क्लम्प का फॉर्मेशन कर देंगी। एंड जो यदि मान लीजिए इनकम्प्लीट एंटीबॉडी केस में यदि मान लीजिए हमने ये सम रेड ब्लड सेल्स लिए और इसमें आईजीजी क्लास की एंटीबॉडी ऐड किए, तो ये क्लम्प का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। ऐसा क्यों हुआ कि कंप्लीट एंटीबॉडी में क्लम्प का फॉर्मेशन हो गया एंड इनकम्प्लीट एंटीबॉडी में कोई भी क्लम्पिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ? क्योंकि जो आईजीएम एंटीबॉडी है इसके पास टेंडेंसी है क्लम्प का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, बट जो आईजीजी एंटीबॉडी है इसके पास नो टेंडेंसी टू फॉर्मेशन ऑफ क्लम्प, तो ये क्लम्पिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगी। क्योंकि जैसे ही हम क्या करेंगे, सम रेड ब्लड सेल्स लेंगे और उसमें आईजीएम क्लास की एंटीबॉडी को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स की क्लम्प का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे क्लम्प का फॉर्मेशन हो गया? क्योंकि आईजीएम एंटीबॉडी के पास टेंडेंसी होती है क्लम्प का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो जैसे ही यहाँ पे क्लम्प का फॉर्मेशन होगा रेड ब्लड सेल्स के, तो क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स है एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेटेड हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ ग्लूट हो जाएंगी, मतलब चिपक जाएंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी, ठीक है। अनदर नाम क्या है, एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी, एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी साइड में ए भी नोट कर रहा हूँ। एंड जो आईजीजी एंटीबॉडी है, यहाँ पे क्या हमने सम रेड ब्लड सेल्स लिए और आईजीजी एंटीबॉडी ऐड किया, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या है, आईजीजी एंटीबॉडी के बाद कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो क्लम्प का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई भी क्लम्प का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी, नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी, ठीक। और इनकम्प्लीट एंटीबॉडी के केस में जब हम सम रेड ब्लड सेल्स ऐड करेंगे और उसके साथ आईजीजी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली, ऑलवेज नहीं, मोस्ट प्रोबेबली या यूजुअली कभी कभी सम टाइम क्या होता है, दे आर नॉट लीड टू क्लम्प, ये क्लम्प का फॉर्मेशन नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसे नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज कहते हैं। बट यहाँ पे जो आईजीएम एंटीबॉडी है इसके पास टेंडेंसी है क्लम्प का फॉर्मेशन करने के लिए, जिससे रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे के साथ एग्लूटिनेट हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, और इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। यदि मान लीजिए ये ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, तो इसकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर कौन सा एंटीजन उपस्थित होगा, ऑब्वियसली एंटीजन ए उपस्थित होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की हमने क्या किया, रेड ब्लड सेल्स लिया, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया हमने, एंटी ए एंटीबॉडी ऐड कर दिया, ठीक है, एंटी ए एंटीबॉडी ऐड किया, तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित एंटीजन ए और जो हम एंटी ए एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एग्लूटिनेशन रिएक्शन करके क्या करेंगे, क्लम्प का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आईजीएम क्लास का एंटीबॉडी है। क्यों है, क्योंकि जो एंटीजन ए है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट नेचर का है, तो कार्बोहाइड्रेट नेचर वाले एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम आईजीएम क्लास की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। और जो आईजीएम एंटीबॉडी है इसके पास टेंडेंसी है किसके लिए, रेड ब्लड सेल्स की क्लम्प का फॉर्मेशन करने के लिए। तो क्यों कुछ एंटी आरबीसी एंटीबॉडी को हम कंप्लीट एंटीबॉडी कह रहे हैं और क्यों कुछ एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज को हम इनकम्प्लीट एंटीबॉडी कह रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो कंप्लीट एंटीबॉडी क्या है, आईजीएम क्लास की, ठीक, और ये आईजीजी क्लास की है। तो जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो क्या करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, प्लाज्मा और सीरम में क्या होती है, पेंटामेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो क्या होती है, मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अभी नॉर्मली आप लोगों को एंटीबॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें क्या होता है, 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। ठीक है, तो ये जो दिख रही है आपको बड़ी वाली, ये है 2 हैवी चेन,
हैवी चेन, एंड जो आपको स्मॉल दिख रही है इन्हें हम कहते हैं लाइट चेन। तो कितनी है, 2 लाइट चेन है, ठीक है। एंड इस पोर्शन को हम कहते हैं, इस वाले पोर्शन को FAB पोर्शन, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और शॉर्ट में हम इसे FAB कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एंटीजन आकर एंटीजन का एपिटोप आकर क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। और ये नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं हम FC पोर्शन, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन एक दूसरे से क्या होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच होती है, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो एंटीबॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन होती है, ठीक है। तो जो 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन दोनों में क्या होता है, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट उपस्थित होती है। तो जो IgM एंटीबॉडी है वो क्या होती है, पेंटामेरिक फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती है। पेंटामेरिक फॉर्म में जैसे कि मान लीजिए ये एक IgM का मोलिक्यूल हो गया, ये दूसरा IgM एंटीबॉडी का मोलिक्यूल हो गया, ये तीसरा IgM एंटीबॉडी का मोलिक्यूल हो गया, एंड ये चौथा और ये 5th IgM एंटीबॉडी का मोलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो ये बाय शेप है, ठीक है। तो ये पांचों IgM एंटीबॉडी के मोलिक्यूल एक स्पेशल जॉइनिंग चेन के द्वारा होल्ड हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये IgM एंटीबॉडी के मोलिक्यूल है, इसमें तो IgM एंटीबॉडी क्या कर रही है, पेंटामेरिक फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 IgM एंटीबॉडी के मोलिक्यूल है, इसलिए हम इसे क्या करें, पेंटामेरिक फॉर्म। तो एक मोलिक्यूल में एंटीबॉडी के 1 मोलिक्यूल में क्या होता है, 2 फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, मतलब 2 एंटीजन को बाइंड करने के लिए 2 फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, एक एंटीबॉडी के 1 मोलिक्यूल में। तो यहाँ पे कितनी, 5 एंटीबॉडी के IgM एंटीबॉडी के मोलिक्यूल हैं। तो 5 × 2 कर दो तो कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट हो जाएगी, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये 10 फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट हो जाएगी। तो इसलिए हम IgM मॉलिक्यूल को डेकावैलेंट कहते हैं, डेकावैलेंट, ठीक है। डेका मीन्स 10, और जो IgG मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, मोनोमेरिक फॉर्म में सिंगल IgG एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है, सिंगल है, तो इसमें ओनली, ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए मोनोमेरिक फॉर्म है। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी हम क्या कहेंगे उसे, मोनोमेरिक फॉर्म, ठीक है। जो IgG मॉलिक्यूल है वो क्या, मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म, तो ठीक है। तो जो एक मोलिक्यूल में कितने 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, 2 FAB पोर्शन है, एक ये है FAB पोर्शन और ये है FAB पोर्शन, ठीक है। तो जो मोनोमेरिक फॉर्म है इसके पास क्या, ओनली 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। क्यों नेगेटिवली चार्ज होती है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी सरफेस पर ऑलिगोसैकेराइड एंड अदर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस के कारण रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये क्या है, सम रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो इनकी सरफेस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये डिस्ट्रीब्यूट है, रेड ब्लड सेल क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो लाइक चार्जेस में क्या होता है, समान चार्जेस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, या लाइक चार्जेस के बीच में रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। क्यों रिपेल करेंगी, क्योंकि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, ठीक है। तो जो ये लाइक चार्जेस के बीच में जो ये नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल है, जो रेड ब्लड सेल्स को एक दूसरे के पास एडहेयर नहीं होने दे रहा है, उस नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं,
क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को? जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल क्या है? जो रेड ब्लड सेल्स को एक दूसरे के साथ एडहेयर नहीं होने दे रहा। क्यों? क्योंकि समान चार्जेस के बीच में प्रतिकर्षण होता है। रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये क्या है? सम RH एंटीजन है। ठीक है, ये RH एंटीजन है। तो जो IgG एंटीबॉडी है वो क्या होती है? मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यानी कि ये IgG एंटीबॉडी का वन मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होती है? 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यानी कि FAB पोर्शन, FAB 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो ये क्या करेगी? 2 एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर लेगी। और 1 FC पोर्शन होता है, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेशन पोर्शन। ठीक है, तो जब हम RH पॉजिटिव पर्सन की रेड ब्लड सेल्स लेंगे और क्या करेंगे? जो IgG क्लास की एंटीबॉडी को ऐड करेंगे तो क्या होगा? जो IgG क्लास की एंटीबॉडी है वो आएगी और क्या करेगी? एंटीजन रेड ब्लड सेल की सरफेस पर उपस्थित एंटीजन के साथ आकर के कर लेगी? बाइंडिंग करेंगी। तो जैसे ही हम क्या करेंगे? जो RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स है उसके साथ हम जैसे ही क्या करेंगे? IgM एंटीबॉडी को ऐड करेंगे तो वो क्या करेगी? रेड ब्लड सेल की सरफेस पर उपस्थित RH एंटीजन के साथ आकर क्या कर लेगी? IgM एंटीबॉडी बाइंड कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली IgM एंटीबॉडी ने आकर क्या किया है? RH एंटीजन के साथ आकर ओनली बाइंड किया है। दे आर नॉट क्रॉस लिंक। ठीक है, बाइंडिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड क्रॉस लिंकिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये बाइंडिंग हुई है, ये बाइंडिंग से ज़्यादा क्या है? यहाँ पे जीटा पोटेंशियल है जो नेगेटिवली चार्ज रेड ब्लड सेल्स को एक दूसरे के साथ क्या करेगा? रिपेल कराएगा। तो ये यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे के साथ क्या है? क्रॉस लिंक ना होने के कारण यहाँ पे जीटा पोटेंशियल डोमिनेट हो जाएगा, जिससे रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगी? एक दूसरे को एडहेयर नहीं होने देंगी, जिससे ना तो रेड ब्लड सेल्स की क्लम का फॉर्मेशन होगा और ना ही रेड ब्लड सेल्स एग्लूटिनेशन कर पाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, यदि मान लीजिए IgG एंटीबॉडी केस में। अब यदि मान लीजिए जो IgM एंटीबॉडी है वो क्या करती है? पेंटामेरिक फॉर्म में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये IgG एंटीबॉडी का 3, 4, ये 5 मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे से 1 स्पेशल जॉइनिंग चेन के द्वारा हेल्ड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, जैसे कहते हैं स्पेशल जॉइनिंग चेन। ये इसमें क्या है? 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है टोटल। 1 एंटीबॉडी में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी के होते हैं 2 एंटीजन ही कैपिटल होते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या है? 5 IgM के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? पेंटामेरिक फॉर्म, पेंटामेरिक। ठीक है, पेंटामेरिक फॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 IgM एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल हैं, जिसके कारण इसे क्या कह रहे हैं? पेंटामेरिक कह रहे हैं। ठीक है, तो जो पेंटामेरिक फॉर्म है इसमें 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डेकावैलेंट, डेकावैलेंट, जो कि 10 एंटीजन के साथ जाकर बाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो अब यदि मान लीजिए यहाँ, और ये क्या कर रहा था? ये मोनोमेरिक फॉर्म था, IgG एंटीबॉडी मोनोमेरिक, एंड इसमें क्या थी? 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट थी, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाईवैलेंट। डाई मीन्स 2, डाईवैलेंट। ठीक है, और ये क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल है, लाइक का मान लीजिए ये रोज का 5 रोज का बुग्गे है और ये ओनली 1। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल है। ठीक है, तो इसमें मोर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसमें ओनली 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो जो IgM एंटीबॉडी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये सम रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, इनकी सरफेस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इनकी सरफेस पर क्या है? एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो IgM एंटीबॉडी का जो पेंटामेरिक फॉर्म है इसको हम अनादर वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये। ठीक है,
स्टार पॉइंट, ये सेंट्रल में क्या है स्टार पॉइंट, ये 1 आईजीएम मोलिक्यूल, ये सेकंड आईजीएम मोलिक्यूल, ये थर्ड आईजीएम मोलिक्यूल, ये फोर्थ और ये फिफ्थ आईजीएम मोलिक्यूल। ठीक है, तो ये 5 आईजीएम एंटीबॉडी के मोलिक्यूल हैं। ठीक है, तो जब हम इस आईजीएम मोलिक्यूल को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगी 1 इसके साथ जाके बाइंड कर लेगा, 1 इस एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर लेगी 1 आईजीएम मोलिक्यूल, एंड अनदर इस एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर लेगी, एंड ये इसके साथ बाइंड करेगी, और ये इसके साथ जाके, और ये इस एंटीजन के साथ जाके बाइंड कर लेगी। तो यहाँ पे जो आईजीएम मोलिक्यूल आईजीएम एंटीबॉडी है, इसने रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर उपस्थित एंटीजन के साथ आकर बाइंडिंग की है। ठीक है, और साथ में क्या है क्रॉस लिंक है, देखिए ये एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक है, बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी बाइंडिंग थी। ठीक है, और यहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो रही थी, बट यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई थी। लेकिन जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये एक दूसरे के साथ क्या है क्रॉस लिंक है। ठीक है, तो ये क्रॉस लिंक होने के कारण जो रेड ब्लड सेल की सरफेस पर जो नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे को एडहेयर नहीं होने दे रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो जो क्रॉस लिंकिंग होने के कारण ये क्या करेगी, जो नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल था जिसे हम जीटा पोटेंशियल कह रहे थे, वो कम हो जाएगा। किससे, ये क्रॉस लिंकिंग से। तो जिसके कारण क्या हो जाएगी, ये रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे के साथ क्लम्प का फॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ एग्लूटिनेट होकर क्या कर देंगी, क्लम्प का फॉर्मेशन कर देंगी। इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी और कंप्लीट एंटीबॉडी। एग्लूटिनेटिंग और कंप्लीट एंटीबॉडी। ठीक है, बट यहाँ पे तो अभी भी क्या है क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई है। तो ठीक है, तो जो हम कूम्स रीजेंट में जो हम कूम्स टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें हम कौन सा रीजेंट यूज करते हैं, कूम्स रीजेंट में हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रीजेंट का यूज करते हैं। एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रीजेंट में क्या होता है, एंटीबॉडी उपस्थित होती है। वो एंटीबॉडी क्या करती है, ये जो यहाँ पे क्या है ओनली वन प्रॉब्लम है कि ये क्या है, जो आईजीजी एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है वो क्या है, ये क्रॉस लिंक ना होने का रीजन क्या है मैन, जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो क्या है वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसके पास ओनली 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है बस। जो पेंटामेरिक फॉर्म है आईजीएम एंटीबॉडी का, इसके पास क्या है 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, बस इसके पास तो ओनली 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जिसके कारण ये क्रॉस लिंक नहीं है। ठीक है, तो हमें ओनली क्रॉस लिंक करने के लिए कोई ऐसी एंटीबॉडी ऐड करना है जो इन एंटीबॉडी को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर ले। तो जो कूम्स रीजन में प्रेजेंस एंटीबॉडी क्या करती है, इन एंटीबॉडी के साथ आके करती है ज्वाइन हो जाती है इनको, और ऐसे इनको क्या कर देती है क्रॉस लिंक। तो कूम्स रिएजेंट ऐड करने का मेन पर्पस ये है, यहाँ पे क्या है, ये जो एंटीबॉडी है और रेड ब्लड सेल्स है, ये क्या है एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक है। ये क्रॉस लिंक होने के कारण क्या है, एक दूसरे के साथ ये क्या हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और क्लम्प का फॉर्मेशन कर देंगी, और एग्लूटिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कोई भी एंटीबॉडी अनदर एंटीबॉडी ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या कर रही है एग्लूटिनेशन और क्लम्प का एग्लूटिनेशन हो जा रही है, और डायरेक्टली यहाँ पे क्या है क्लम्प का फॉर्मेशन हो जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, हमें रिक्वायरमेंट है अनदर एंटीबॉडी की, जो यहाँ पे आके इन रेड ब्लड सेल्स और एंटीबॉडी को क्या करे क्रॉस लिंक करे। देन क्रॉस लिंक होने के बाद तो क्या होगा, जो जीटा पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, और जिससे रेड ब्लड सेल्स जो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी वो क्या करेगी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ चिपक कर क्या करेगी क्लम्प का फॉर्मेशन करेगी, और यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो कूम्स टेस्ट में कूम्स रीजेंट ऐड करने का मेन रीजन ये है कि ये इनको जो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी है इनको क्या करता है अदर एंटीबॉडी के थ्रू क्या कर देता है, इन एंटीबॉडी को ज्वाइन करवा के इस एग्लूटिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट करवा देता है। तो कूम्स रीजेंट में जो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एजेंट यूज करते हैं वो क्या करता है, कंप्लीट एग्लूटिनेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण के लिए थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक टैलेंटेड स्टूडेंट है जो बिना टीचर के या बिना कोचिंग के ही क्या है, अब मान लीजिए कोई भी एग्जाम, नीट का एग्जाम मान लीजिए, या ग्रुप 5 का एग्जाम है लैपटॉप का, वो बिना किसी कोचिंग के क्या कर रहा है, ग्रुप 5 का एग्जाम पास आउट कर ले रहा है। तो इसको कोई भी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो बिना कोचिंग के क्या कर रहा है, सीधा ग्रुप 5 का
एग्जाम निकाल के लैब टेक्नीशियन बन गया। बट ये जो बच्चा है ये क्या है, ये थोड़ा सा वीक है, इसको थोड़ी सी धक्के की जरूरत है, इसको कोई थोड़ी सी सलाह दे तो वो सलाह कौन देता है, कूम्स रीजन में प्रेजेंट एंटीबॉडी इसको क्या कर देती है, सलाह देती है कि मैं तेरे को एक एक्स्ट्रा एंटीबॉडी दे रही हूँ और तू जाके क्या कर ले, क्रॉस लिंकिंग कर ले, देन क्या हो जाएगी, एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम फाइनल रिजल्ट देखेंगे कूम्स टेस्ट का, तो उसमें हमें क्या होता है, यदि पॉजिटिव टेस्ट आता है तो उसमें हमें एग्लूटिनेशन अपियर होती है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को कूम्स टेस्ट के बारे में समझ में आया होगा। यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आगे आप लोगों को मिलते रहेंगे।